बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 में एसएलओ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और ये एसएलओ हमसे क्या कह रहा है? हमें कहा जा रहा है कि अभी जो आप डिटेल से पिछले एसएलओ में ओवरऑल आपने सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़े हैं ना, उनमें बहुत से ऑर्गेनल्स ऐसे थे जो प्लांट और एनिमल सेल्स में कॉमन थे, लेकिन कुछ ऑर्गेनल ऐसे भी थे जो सिर्फ प्लांट्स में थे और कुछ सिर्फ एनिमल्स में थे। अब जब आप पढ़ चुके हो तो पढ़ने के बाद आपको वो एसएलओ में पूछ रहा है कि आउटलाइन करो, यानी स्टेटमेंट करो। डिटेल डिस्क्राइब ना करो, स्टेटमेंट की फॉर्म में बताओ कि जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स है ना, इनमें ये जो वैरायटी आती है कि कुछ ऑर्गेनल्स एक सेल में हैं और कुछ दूसरे में, इस वजह से इन सेल को क्या एडवांटेज हासिल है, स्ट्रक्चरल एडवांटेज बताना है आपने प्लांट और एनिमल सेल में। यानी अगर प्लांट में क्लोरोफिल है तो उसको क्या एडवांटेज है, अगर एनिमल में क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या चीज लैग कर रहे हैं। अगर आपके पास एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, तो उन्हें क्या एडवांटेज है, और प्लांट सेल में ये चीजें एब्सेंट है तो वहां वो चीज क्या लैग कर रहे होंगे। ये हमने बस अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम ऑर्गेनल्स डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। नॉलेज हमने इससे बनाया है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। जनरली अगर हम कहें तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, और ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के। सिमिलैरिटीज हैं, कहीं पे आप देखते हो यूनिकनेस है, लेकिन ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडवांटेज ये देते हैं कि वो सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं। अब डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। ये देखो, मैंने आपको बुक में भी और यहां भी टेबल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे। आप लोग स्ट्रक्चरल एडवांटेज में चाहो तो लिमिटेड भी रह सकते हो। लिमिटेड से मतलब यह है कि आप सेंट्रल वैक्यूल की बात करो, लाइसोसोम की बात करो, सेल वॉल की बात करो, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट की बात करो, जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। आप ब्रॉड भी जा सकते हो। ब्रॉड से मतलब यह है कि ये देखो, सेल मेम्ब्रेन दोनों जगह है, लेकिन आप देखोगे कि थोड़ा बहुत फर्क आएगा सेल वॉल की वजह से, या बहुत ज्यादा भी फर्क आएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह, लेकिन मैंने उसको भी ऐड किया है कि आप देखोगे कि प्लांट और एनिमल सेल में बेशक दोनों में है, लेकिन सिग्निफिकेंस वाइज फर्क आ जाएगा। तो हम इसको दोनों तरह से लेके चल रहे हैं, ताकि एग्जामिनर अगर हमसे सिर्फ स्पेसिफिक यूनिक स्ट्रक्चर्स को लेके पूछे कि ये स्ट्रक्चर्स एक सेल में है दूसरे में नहीं है, क्या एडवांटेज है, तब भी हम क्वेश्चन अटेंड कर सके। और अगर ब्रॉड सेंस में कह रहे हैं तो हम वो भी करें। स्टार्ट करते हैं आउटर सरफेस से। तो हमारे पास सबसे पहले है जी जो फीचर, सेल वॉल ऑर्गेनल। एनिमल सेल में एब्सेंट है, बात ही खत्म। अब ये आ गया आपका स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस इन प्लांट सेल। एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। तो प्लांट को क्या एज है सेल वॉल होने से, वो ये है कि आपके पास सेल वॉल हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। अब अगर थोड़ा सा याद करो, हमने पीछे वैक्यूल पढ़ते वक्त टर्गर प्रेशर की बात की थी, याद है। और टर्गर प्रेशर मैंने आपको बताया था तब जनरेट हो रहा था जब वाटर जो है वो सेल में जा रहा था, और वाटर जैसे जैसे सेल में बढ़ रहा था, वैक्यूल साइटोप्लाज्म को पुश करता था, और वो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अब वो जो सेल वॉल है वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही है, जिस वजह से आप देखते हो सेल एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, और प्लांट जो है वो मुरझाता नहीं है, उसका सेल एक शेप मेंटेन कर लेता है। किस वजह से? टर्गर प्रेशर से। और टर्गर प्रेशर को क्या चीज बर्दाश्त कर रही है? सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये आपके पास एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके बरक्स एनिमल सेल को देखो। अब हम स्ट्रक्चरल एडवांटेज की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक एनिमल सेल है, और मैंने उसे एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जहां बाहर पानी ज्यादा है। क्या होगा? बाहर से पानी एनिमल सेल के अंदर जाएगा। जब एनिमल सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा जाएगा तो आप देखोगे एनिमल सेल स्वेल करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डाल रहा है और सेल एक्सपैंड किए जा रहे हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बेयर कर सकती।
तो होगा क्या, एक वक्त आएगा कि अंदर पानी इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि सेल मेम्ब्रेन बस्ट कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी और सेल डाई कर जाएगा। तो देखा, दो डिफरेंट सेल्स सेम सिनेरियो में रखो, तो एक एनिमल सेल जिसके अराउंड सेल वॉल नहीं है, जब उसमें पानी बहुत ज्यादा होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, जबकि दूसरा सेल इसी सिनेरियो में अपनी सेल वॉल की वजह से सरवाइव कर जाएगा, बल्कि ये चीज उसके एडवांटेज में आ जाएगी कि उसके अंदर रिजिडिटी आ गई है, वो मुरझाया हुआ नहीं है, उसकी एक शेप फिक्स हो गई है। ये आपके पास स्ट्रक्चरल एडवांटेज है जो एसएलओ में हमसे पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो, सेल वॉल प्लांट्स में वर्टिकल ग्रोथ को प्रमोट करती है। वर्टिकल ग्रोथ से मतलब है हाइट वाइज, अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्लांट मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह फिक्स है। अब जब वो एक जगह फिक्स है तो उन पे ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जबकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं। वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ है, इसमें सेल वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और लॉजिक यही है पीछे कि आपके पास जब प्लांट सेल टर्गर प्रेशर की वजह से एक्सपैंड करता है, तो सेल वॉल जो है उसकी शेप मेंटेन किए रखती है, या ग्रेविटी की वजह से उसको बक्कल अंदर दबने नहीं देती। सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन रखता है ड्यू टू द सेल वॉल। और दूसरी चीज कि आपके पास जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना रहा होता है ताकि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन ज्यादा हो और उसकी हाइट बढ़े, अगेन अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वर्टिकली ग्रो करे, तो तब आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से ग्रो कर रही होती है कि वो प्लांट को वर्टिकल एक्सपैंड करे, ना कि हॉरिजॉन्टल। ये पॉइंट पिक करना है कि आपके पास जब सेल डिवाइड कर रहा है ताकि प्लांट वर्टिकली ग्रो करे, तो आप देखते हो सेल वॉल भी इस तरह ग्रो कर रही होती है सेल के साथ कि आपके पास सेल वर्टिकल ग्रो करे, वर्टिकल एक्सपैंड करे, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो वो वर्टिकल ग्रोथ में भी रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी से बचा रही है। वही बात कि टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट सेल बस्ट नहीं करेगा, तो उसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचा रही है कि बाहर से अगर कोई चीज रब कर जाती है प्लांट सेल को, तो सेल वॉल रिजिड होने की वजह से उस फोर्स को बर्दाश्त कर लेती है। नेक्स्ट आपके पास पैथोजेंस। अभी है, एक मिनट पूछता हूं। पैथोजेंस अगेन कि सेल वॉल जो है वो एक बैरियर का काम कर रही है और बाहर से पैथोजेंस को इजीली अंदर एंटर नहीं होने दे रही। जी भी हाँ, सर आपने कहा है कि ये लाइक उसको ना वर्टिकली ग्रोथ देती है, तो हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं देती? वर्टिकली क्या उसके कोई हॉरिजॉन्टल एडवांटेज ग्रो ज्यादा अगर होते हैं? हॉरिजॉन्टल अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब जरा आप देखो कंसेप्ट कैसे जबरदस्त है इसके पीछे, कि बात सुनने को बड़ी छोटी लगेगी लेकिन पीछे लॉजिक बहुत जबरदस्त है। प्लांट में क्या स्पेशलिटी है मुझे बताओ जो एनिमल में नहीं है? सर एक प्लांट्स स्पेशल, में सेल वॉल होते हैं और उनमें नहीं नहीं एनिमल्स अपने एब्सेंट होता है। नहीं, एक स्पेसिफिक फीचर अगर बताना पड़े कि प्लांट ये कर सकते हैं, एनिमल सेल ये नहीं कर सकते। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वेरी एनिमल गुड, नहीं कर वेरी सकते। गुड। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज जरूरी है बाहर से, अदर देन पानी, कार्बन डाइऑक्साइड? सनलाइट। सनलाइट। तो खुद बताओ, प्लांट को अगर ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करनी है तो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल। तो आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का कि वाई वर्टिकल ग्रोथ। बताओ। हाँ जी सर, मिल गया। चलो गुड, गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज आ गया। सेल मेम्ब्रेन, दोनों में स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, लेकिन अगर एनिमल में सेल वॉल नहीं है तो वहां इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। जैसे प्रेजेंट बट हैज द एडिड सपोर्ट ऑफ द सेल वॉल। कहते हैं प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसका जो सपोर्टिव रोल है ना, या प्लांट को सपोर्ट करने का रोल है, वो सेल वॉल को हेल्प करना है, कि ये काम ऑलरेडी सेल वॉल कर रही है, ये आगे उसको और मजीद हेल्प कर देती है। यहां आओ, अब यहां पे सेल वॉल नहीं है तो जो सेल है वो उस तरह रिजिड भी नहीं होगा। तो यहां जो सेल में फ्लेक्सिबिलिटी है ना शेप को लेकर, वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। अब आप पूछोगे कि सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब है उनकी शेप रिजिड नहीं है, ये तो नुकसानदेह बात है। ये एडवांटेज क्यों हो गया कि जो सेल शेप होती है एनिमल सेल्स में वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से आप देखते हो सेल शेप वेरी करती रहती है। क्वेश्चन बनता है भैया? यस सर, बनता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, सिग्निफिकेंस समझना।
ये मेरे पास अभी यह ब्लड कैपलरी है, ठीक है, और बाहर जो है ना टिश्यू पड़ा हुआ है, ये है ब्लड कैपलरी। अब ब्लड कैपलरी की वॉल्स में ना छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं, और फर्ज करो इस टिश्यू में ना कोई जर्म आ गया है जो उस टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम कहेगा कि ब्लड जो है उस तरफ ज्यादा जाए। जब ब्लड उस तरफ ज्यादा जाएगा तो ब्लड के अंदर जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं वो भी तो ज्यादा जाएंगे ना, कि ब्लड जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा उसके साथ व्हाइट ब्लड सेल उस जगह जाएंगे। अब व्हाइट ब्लड सेल बड़ा सेल है, ये पोर इतना छोटा है कि यहां से रेड ब्लड सेल भी नहीं गुजर सकता, और हमें मालूम है कि रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल से छोटे हैं। अब अगर रेड ब्लड सेल नहीं गुजर सकते तो भाई यहां से व्हाइट ब्लड सेल कैसे गुजरेंगे, वो तो उससे बहुत बड़े हैं। लेकिन आप देखते हो कि व्हाइट सेल्स जो होते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब इन्होंने गुजरना होता है यहां से तो आप देखते हो वो अपनी शेप वेरी कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहां रब करके दिखाऊं, या लेट से हम यहां कर लेते हैं, ये आपके पास कैपलरी है और यहां पे व्हाइट ब्लड सेल आ गए, ये व्हाइट ब्लड सेल आ गए और इसने इस छोटी सी ओपनिंग से गुजरना है, तो आप लोग देखोगे कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो यहां से स्क्वीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, अपनी शेप वेरी कर सकता है, और वो बेशक छोटी ओपनिंग होगी यहां से स्क्वीज करके वो टिश्यू में चला जाएगा और बॉडी को डिफेंड करेगा। तो अब यही चीज सेल वॉल का ना होना और सेल का फ्लेक्सिबल होना, जिसकी वजह से सेल अपनी शेप वेरी कर सकता है, एनिमल सेल में ये एडवांटेज बन गए। समझ आई? यस सर। नेक्स्ट, अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंशन लाइक ज्यूडोपोड। ये देखो अभी एग्जांपल देकर गया हूं। ज्यूडोपोड कहते हैं, जैसे मैंने अगर याद करो अमीबा की एग्जांपल दी थी कि जब अमीबा ने मूव करना होता है तो वो जिस डायरेक्शन में भी उसने मूव करना हो वो साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में पहले फोर्स करवाता है, पुल करवाता है या पुश करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जहां जिस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म जाता है अगले ही मूवमेंट सारा अमीबा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब ये जो ज्यूडोपोडिया बना है, ये जो एक्सटेंशन बनी है इसे हम ज्यूडोपोड कहते हैं या ज्यूडोपोडिया। ये इसलिए बनी है कि इसके राउंड सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है। यही काम तो यहां पे भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी यही कर रहे होते हैं कि जब उन्होंने मूव करना होता है तो वो अपने साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में पुश करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि उसमें एक छोटी सी एक्सटेंशन बनती है। ये जो उभरा हुआ एक्सटेंसिव हिस्सा होता है इसे हम ज्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये भी इनके अंदर स्ट्रक्चरल एडवांटेज आ गया जो एनिमल सेल में है और प्लांट में नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल, अब हमें पता है कि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, इस तरह से एक सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो वहां अगर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है तो उसका फायदा उन्हें यह हो रहा है कि वो अपने बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, पानी को और वेस्ट को वहां स्टोर कर लेते हैं। तो एक तरह से उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये चीजें एक्सेस में नहीं चली जाती, ना न्यूट्रिएंट जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं ना ही वेस्ट ज्यादा हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट जरूरत से ज्यादा है, सेल उन्हें यूज नहीं कर रहा तो सेल को उसका फायदा नहीं है, सेल क्या करेगा, उन्हें बाहर रिलीज कर देगा। लेकिन अगर कल को इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है और फौरन न्यूट्रिएंट की तलब होती है तो अब इस सेल को वेट करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल वैक्यूल की वजह से क्या होगा कि ये सेल उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को वैक्यूल में स्टोर कर देगा, बजाय उसको सेल से रिलीज करे, स्टोर कर दिया ताकि जरूरत के वक्त दोबारा इजीली उसे अवेल कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिससे सेल की शेप रहती है, और साथ ही साथ ये आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि सेल अपने बहुत से इंपॉर्टेंट आयन वैक्यूल में स्टोर कर रहा होता है, और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट आयन हाइड्रोजन आयन भी है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आप मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब है आप सेल की पीएच को रेगुलेट कर रहे हो। तो ये आपके पास सेंट्रल वैक्यूल के बेनिफिट्स हैं प्लांट के अंदर। एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन वो प्लांट सेल की तरह डोमिनेंट नहीं है, इसलिए वहां पे इनका रोल इतना हाईलाइट नहीं होता। तो ये प्लांट सेल को एडवांटेज है। लाइसोसोम, बात ही खत्म, प्लांट सेल में एब्सेंट है। इसका मतलब है इनका जो भी रोल है वो एनिमल सेल को एडवांटेज दे रहा है प्लांट सेल पे। क्या रोल है? हमने पढ़ा हुआ है कि इनके अंदर
हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं। सेल के बाहर से जो चीज भी आ रही है, सेल की वो चीज नहीं है, सेल उसको डाइजेस्ट करेगा। और सेल में मेन डाइजेशन की जिम्मेदारी लाइसोसोम ने ली हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, विद इन सेल जो डाइजेशन है वो ये करवा रहा है। फिर से हमें एक बात और पता लगी, अगर हम इससे अपना कंसेप्ट डेवलप करना चाहें कि हमारे अंदर दो तरह की डाइजेशन हो रही है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर है और दूसरी इंट्रा सेलुलर है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, अगर आप गौर करो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है। आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में फूड पड़ा हुआ है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में है, सेल से बाहर है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम बाहर रिलीज हो रहे हैं सेल से और उस फूड को वहां डाइजेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद फूड अब आता है हर सेल के पास और सेल उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है एनर्जी लेने के लिए, तो वो फिर क्या हो जाती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कहता है कि जो सेल के ओल्ड कंपोनेंट्स हैं उनको रिसाइकल करने में लाइसोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक चीज है, आप उससे वो बेनिफिट नहीं ले रहे हो, बजाय उसे जाया करने के क्यों ना उसको रीयूटिलाइज कर लिया जाए, उसकी ब्रेकडाउन की जाए, उससे उसके मेन कंपोनेंट निकाले जाए और उन कंपोनेंट से कोई और यूजफुल चीज बना दी जाए। ये काम लाइसोसोम करते हैं। और ये देखो, इनके इसी काम की वजह से ये डिफेंसिव रोल भी कर रहे हैं। अब अगर सेल के बाहर से फूड आ रहा है, ये उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन में रोल हो गया। लेकिन अगर वो फूड नहीं है, बाहर से आने वाली चीज कोई बैक्टीरिया है, जर्म है, अब है तो वो बाहर से आने वाली चीज ना, यहां भी आप देखोगे लाइसोसोम जाएंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन इस केस में अब वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं है बल्कि डिफेंसिव रोल है लाइसोसोम्स का। तो ये एनिमल सेल को एडवांटेज मिल गया। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, हमने इसको पढ़ा है। मजीद इसकी सिग्निफिकेंस हमें अच्छे से हाईलाइट होगी जब हम चैप्टर 4 में माइटोसिस पढ़ेंगे। एब्सेंट है जी प्लांट सेल में, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल में हम देखते हैं स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जो जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तब सेल डिवाइड करता है। तो वो काम सेंट्रियोल कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात हम पीछे डिस्कस करके आए हैं जब फातिमा को कंफ्यूजन हो गई थी कि सर सीलिया फ्लैजेला साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, या सेंट्रियोल बना रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सेंट्रियोल बना रहे हैं तब भी आप कह सकते हो कि वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास असल जो बेसिक प्रोटीन इनको बना रही होती है वो ट्यूबुलिन होती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन जब अरेंज होती है फाइबर में तो आप उसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हो, और वही माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल अरेंज कर रहा होता है सीलिया और फ्लैजेला बनाते वक्त। तो बात समझ आई, बेसिकली डीप डाउन अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन चूंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जब सीलिया और फ्लैजेला बन रहे होते हैं, इसलिए हम ये रोल सेंट्रियोल के जिम्मे भी लगा देते हैं। जैसे आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूं माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, और अगर मैं ये कह दूं कि साइटोप्लाज्म एटीपी बनाता है, तो बात इसलिए गलत नहीं होगी कि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म का हिस्सा ही है। अगर आप ब्रॉडर टर्म में कहते हो कि साइटोप्लाज्म एटीपी बना रहे हैं तो गलत नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए उसको स्पेसिफिकली बताओ, तब आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में जो ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल दोनों के लिए आप कह सकते हो ये सीलिया और फ्लैजेला बना रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट है, तो इसका मतलब है प्लांट सेल को एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ही बड़ी यूनिक चीज है जो प्लांट को हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट बनाती है, ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि इस दुनिया पे मौजूद बाकी तमाम जानदारों के लिए भी। और वो ये है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, और वो इसलिए है कि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्लोरोप्लास्ट उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों को यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई फूड कहना और केमिकल एनर्जी कहना क्या फर्क है। जैसे देखो, मैंने ब्रैकेट में फूड भी कह दिया है कि सनलाइट को फूड में कन्वर्ट किया जा रहा है। असल में हो ये रहा होता है कि सनलाइट से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उस एनर्जी की मदद से नए बॉन्ड्स बनते हैं, और नए बॉन्ड कब बन रहे होते हैं, जब फूड बन रहा होता है। यानी आपका जो फूड बन रहा है
उसमें नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, और नए बॉन्ड्स बनने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो सनलाइट से एब्जॉर्ब की गई है। तो हमने एक तरह से असल में किया क्या है, केमिकली देखें, एनर्जी लेवल पे देखें, हमने सिंपली सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स को ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंस देता है, यानी प्लांट्स को किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ता फूड के लिए, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और इसके बरक्स एनिमल सेल्स में चूंकि ये चीज नहीं है तो वो ऑटोट्रोफ नहीं है, उन्हें प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता है फॉर फूड, इसलिए वो हेट्रोट्रोफ्स कहलाते हैं। लास्ट पे माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में है, लेकिन आप देखोगे कि एक जगह इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम यह होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनी है, फूड बना है, इसकी ब्रेकडाउन करके एटीपी बनाया जाए। और एटीपी क्या है, असल में यह सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी आप एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो, लेकिन ये वो एनर्जी है जिसे सेल यूज कर सकता है। एनर्जी हमने ग्लूकोज में भी स्टोर की थी, लेकिन सेल इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इवन दो प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तब भी चाहिए होता है क्योंकि सेल को जो ग्लूकोज वाली एनर्जी है सेल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, उसे एटीपी वाली एनर्जी चाहिए। दूसरी तरफ देखो, पहला रोल सेम है, दोनों जगह ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है एटीपी में, लेकिन जो एनिमल सेल्स है ना, ये प्लांट सेल से ज्यादा एडवांस है। ये कुछ ऐसे फंक्शन कर सकते हैं जो प्लांट सेल में नहीं है, जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स। मसल सेल्स कंट्रैक्ट कर सकते हैं, एनिमल में कोई ऐसा सेल नहीं है। नर्व सेल्स इलेक्ट्रिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ, प्लांट सेल में वहां ऐसा कोई सेल नहीं है प्लांट में। अब चाहे मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं या नर्व सेल्स नर्व ट्रांसफर कर रहे हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों सूरतों में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एटीपी की शक्ल में। तो अब देखो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की सिग्निफिकेंस ज्यादा बढ़ गई है कि उसने प्लांट सेल की तरह सिंपल फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, एनिमल सेल ने कुछ एडवांस काम करने हैं, और उसके लिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया से आने वाले एटीपी की शदीद जरूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें ऐसे सेल्स जहां एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा मिल रहा होता है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया एलिमिनेट कर दो तो ना मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ना ही नर्व आपस में नर्व इंपल्स ट्रांसफर करेंगे। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंस थी जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन की दो कॉमन एग्जांपल भी ली जो दोनों सेल्स में है, और हमने देखा कि दोनों में होने के बावजूद एक में सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और उसके अलावा वो ऑर्गेनल्स भी लिए जो या तो प्लांट में है या फिर एनिमल सेल में है। वापस आते हैं अपने एसएलओ पे और गौर से देखते हैं कि हमारा एसएलओ जो हमें कह रहा है कि हम आउटलाइन करें, यानी कि पॉइंट करें, पिन पॉइंट करें, हाईलाइट करें कि वो बेसिक चीजें क्या हैं। और वो बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल एडवांटेज, कि दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस है वो उन्हें क्या एडवांटेज दे रहा है। आपके पास वीडियो लिंक में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है। अभी हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे वर्कशीट का, बाकी आपने करने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। चाहे इजी है लेकिन आपके पास यहां से बहुत आसानी से इस एसएलओ से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे कि वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा मुझे डिफरेंस बता दो। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास F22 ने जो मॉडल पेपर दिए वहां इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बना है। तो आप देखोगे चाहे जितना भी सिंपल टॉपिक है सिग्निफिकेंस ज्यादा है क्योंकि एग्जाम एसएलओ बेस्ड है। एमसीक्यूज आपके पास वही सारी चीजें हैं क्योंकि आप एक एक ऑर्गेनल को पढ़ के आए हुए हो, आपके साथ फीचर बता दिए गए हैं, मिसमैच करके आपने सिंपली उन्हें मैच करना है। एंड पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जहां वो आपसे कह रहा है कि आपने प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस और एनिमल सेल में जो उसकी एब्सेंट है इसको कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है और बताना है व्हाई डू नॉट एनिमल सेल्स नीड
क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या फर्क आ रहा है, और प्लांट सेल में है तो उनमें क्या फर्क आ रहा है। इसी तरह देखो लास्ट पे लाइसोसोम्स के ऊपर डिफरेंस पूछा गया है कि एनिमल सेल्स में है प्लांट सेल्स में नहीं है। अब आपसे अगर वो पूछ रहा है व्हाट अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर और प्रोसेस माइट प्लांट सेल्स यूज इंस्टेड ऑफ लाइसोसोम, अब ये आपके पास एक एसएलओ बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। आपने बुक में पढ़ा एक जगह एसएलओ है दूसरी जगह नहीं है, लेकिन आप साथ ही पढ़ रहे हो कि लाइसोसोम, एसएलओ नहीं लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये सेल की डाइजेशन करा रहे हैं, तो भाई डाइजेशन तो प्लांट सेल में भी होती है। अब आपने ये बताना है कि प्लांट सेल में अगर लाइसोसोम नहीं है तो फिर डाइजेशन कैसे हो रही है, ये कौन स्ट्रक्चर करा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो। अभी हाँ ये सर्च करने, ये मैंने आपको कहीं पीछे थोड़ा सा इसका हिंट दिया था कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है जो प्लांट सेल में लाइसोसोम वाला काम करता है, यानी डाइजेशन करवा रहा होता है, और हम अभी पढ़ के आए हैं, इसको बस एक दफा देख लेना। चलिए जी, कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एसएलओ है जिसमें आप प्लांट और एनिमल के कुछ स्पेसिफिक सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे, और फिर उसके बाद हमारे दो न्यू एसएलओ रह जाएंगे जो फर्स्ट टाइम ऐड किए गए। कल इंशाल्लाह मिलते हैं यहीं से, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।